चुनावी दंगल का मैदान तैयार है। पहलवानी के हुनर तराशे जा रहे हैं। खोस खोस कर पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो पहलवानी के दांव पेच नहीं जानते उन्हें सिखाए जा रहे हैं। जुबान सांप्रदायिक हो रही है, बयान समाजवादी हो रहे हैं। मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है। मुट्ठियां तन रही हैं, भौवें तरेरी जा रही हैं, एक दूसरे पर उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। राज्यों में चुनाव है और बागों में बाहर भी है। सब कुछ तैयार है। ये ठेठ सियासी नजारा है, ये चुनावी अखाड़ा है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र चौहान। देखिए चुनावी अखाड़ा, और हां, बहुत जरूरी है आपके लिए, आप सीखिए ये सियासी पहाड़ा। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने रविवार को लखनऊ में बीजेपी के एक कार्यक्रम में शिरकत की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी की महिला नेता मैदान में उतर आई हैं। चुनाव में ऐसे कई चेहरे हैं जो चुनाव से पहले सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनमें अपर्णा यादव से लेकर अदिति सिंह तक शामिल हैं। आज बीजेपी के दफ्तर में अपर्णा और अदिति सिंह का स्वागत किया गया। वहीं दूसरी तरफ डोर टू डोर प्रचार पर मंत्री अनुराग ठाकुर और अदिति सिंह से के न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत भी की। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। ये चुनाव वैसे तो 2022 में हो रहा है, लेकिन बीजेपी इस चुनाव में भी 2016-17 के माहौल को दोहराना चाहती है। वहीं आज बीजेपी की लखनऊ में महिला शक्ति कार्यक्रम के बाद पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आकर हमको बहुत सम्मान मिला। अगर अपर्णा यादव की बात करें तो उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व की तारीफ की और साथ ही सपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सपा में टिकट मिलने से मुझे कोई रोक सकता था क्या। आज डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं हम लोग भाजपा के लिए। ये वही भाजपा सरकार है जिसने समाज में एक बदलाव ले आया, जहां पे महिलाएं सुरक्षित हैं, सभी को बराबर का सम्मान मिल रहा है, विकास हो रहा है। जिस तरीके से 2017 में भाजपा की सरकार बनाई गई और सब लोग इससे सबको लाभ मिला, उसी तरीके से आप सबसे फिर से निवेदन है कि भाजपा सरकार ले आए, विकास करें। 2022 में फिर से भाजपा की सरकार 300 पार। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मनुष्य तो नश्वर है मगर विचार कभी मरता नहीं। शंकराचार्य जी ने ये बात बोली कि जब बहुत द्वंद्व, बहुत भीषणता, ऐसा एक समय आ जाए जब आपका मन स्थिर ना हो, आपका समाज स्थिर ना हो, तो क्या दशा दे सकता है? किम औषधि? उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया विचार औषधि। और मैं ये गर्व के साथ बोलना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है, इसके संस्कार को बिल्कुल सिंचित करके आगे बढ़ाया है। मैं एक नए भारत का निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ बढ़ना चाहती हूं। इस नए भारत में आदरणीय योगी जी के साथ मैं चाहती हूं कि मुझे भी रंग भरने का अवसर मिले। डोर टू डोर प्रचार के चलते के न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की। इसके दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सपा पर कटाक्ष कर हमला किया। केंद्रीय मंत्री ने सपा को बिजली समेत आपराधिक मुद्दों में घेरा। वहीं दूसरी ओर रायबरेली सदर से चुनाव लड़ने जा रही अदिति सिंह ने भी आगामी चुनाव में स्थिति साफ होने की बात की। अभी जो चुनौतियां लगी हुई हैं वो है मैनिफेस्टोस को लेकर के। समाजवादी पार्टी ने 3 ऐसे मैनिफेस्टोस पे बात की है जिसमें 300 यूनिट फ्री, दूसरा समाजवादी पेंशन योजना 18,000 रुपए, तीसरा पुरानी जो 2005 की पेंशन रुकी हुई थी सरकारी कर्मचारियों की, वो उस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई अभी जवाब, कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला है। मैंने अखिलेश यादव जी से पहले दिन सवाल किया था कि सपा गठबंधन के उम्मीदवारों की सूची में या जेल वाले हैं या बेल वाले हैं, आज तक जवाब नहीं दिया। सपा गठबंधन के उम्मीदवार नहीं, ये जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले, जिनके नाम थानों में
एक नहीं, दो नहीं, कई आपराधिक मामलों में दर्ज हैं। और यही नहीं, उसके बाद अखिलेश यादव जी नई लिस्ट कभी निकालकर उम्मीदवारों की नहीं ला पाए। ये डर में है, सख्ते में है अखिलेश जी, नई लिस्ट नहीं निकाली। दूसरा, जो 300 यूनिट मुफ्त में बिजली देने की बात करते हैं, इनके समय तो एक महीने में 300 घंटे बिजली नहीं मिलती थी भाई। बिजली की तारें कपड़े सुखाने के काम आती थी, ये मुफ्त बिजली क्या देंगे? और ये जो कहते हैं सपा नहीं है, मैं कहता हूँ ये वही सपा है जिनसे जनता खफा है। और 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे ईवीएम बेवफा है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अदिति सिंह, जो कि कभी कांग्रेस की लीडर थी, अब भारतीय जनता पार्टी में है। अदिति जी, किस तरीके से देख रही हैं? आपका टिकट भी फाइनल हो गया रायबरेली से, तो कैसे देखती हैं? क्योंकि रायबरेली आपका जो जिला है वो कांग्रेसी गढ़ भी रह चुका है बीइंग द कीवर्ड, अब नहीं है, रह चुका है। और आगामी चुनाव में भी सारी परिस्थितियां क्लियर हो जाएंगी, आपके सामने है कि क्या रिजल्ट रहेगा। ठीक है, थैंक यू। तो ये अदिति सिंह, देखिए इनका कहना है कि पहले भले कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन अभी ये अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहा है और वोट बैंक भाजपा की तरफ ही आएगा। कैमरा पर्सन समीर के साथ शिव प्रताप सिंह, के न्यूज, लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं, सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं बीजेपी ने महिला शक्ति के साथ अपने प्रचार प्रसार पर जोर देना शुरू कर दिया है और दूसरी ओर डोर टू डोर प्रचार अलग स्तर पर कर रही है। अब पार्टी की तरकीब जनता को कितना भाती है, ये तो 10 मार्च को ही पता लगेगा। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। गोवा विधानसभा चुनाव में इस बार चौतरफा दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। हालांकि चुनाव से पहले हुए ओपिनियन पोल में यहां फिर से बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए खर्च की सीमा अब बड़े राज्यों के लिए 90 लाख रुपए और छोटे राज्यों के लिए 75 लाख रुपए है। पहले से बड़े राज्यों के लिए 70 लाख रुपए और छोटे राज्यों के लिए 54 लाख रुपए था। क्या रहेगा चुनाव में दलों के खर्च का ब्यौरा, ये खास रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग ने लोकसभा प्रत्याशियों के खर्च की सीमा बढ़ाने के साथ ही विधानसभा चुनावों के उम्मीदवार के लिए भी चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई है। इसके तहत बड़े राज्यों के लिए 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए खर्च की सीमा कर दी गई है। तो वहीं छोटे राज्यों में उम्मीदवार अब 20 लाख रुपए के बजाय अधिकतम 28 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि नई खर्च सीमा आगामी सभी चुनावों में लागू होगी। देश के जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें से 2 राज्य छोटे हैं, जहां प्रत्याशी 28 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। ये राज्य है गोवा और मणिपुर। पिछले विधानसभा चुनाव में इन राज्यों के प्रत्याशियों के लिए चुनाव में सिर्फ 20 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति थी। आपको बता दें कि 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च को खत्म हो रहा है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी ही नहीं, बल्कि ममता बनर्जी की टीएमसी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी अपना दबदबा आजमाने की तैयारी में है। गोवा विधानसभा चुनाव में इस बार चौतरफा दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। हालांकि चुनाव से पहले ही ओपिनियन पोल में यहां फिर से बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। बीजेपी को 18 से 22 सीटें मिल सकती हैं। साल 2017 में बीजेपी को यहां 13 सीटों पर जीत मिली थी। पिछले चुनाव में यहां आपका खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार पार्टी को 7 से 11 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार सबसे अधिक 17 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 4-6 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं टीएमसी जो राज्य में जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रही है और पिछले कुछ महीने से दूसरे दलों से कई नेताओं को पार्टी में शामिल करा चुकी है। ओपिनियन पोल में उसे सिर्फ 2% वोट मिलते दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि गोवा के नतीजे किसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाते हैं। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का संग्राम अपने चरम पर पहुंचता दिख रहा है। अब तक प्रदेश में बेरोजगारी, बिजली, किसान, स्वास्थ्य और शिक्षा ही मुद्दे में शुमार थे, लेकिन अब इसमें पुरानी पेंशन को लेकर भी राजनीति रफ्तार पकड़ रही है। मामला गर्म है, इसलिए कोई नेता किसी भी तरफ से ढील छोड़ने को तैयार नहीं। पुरानी पेंशन को लेकर सपा और बीजेपी
आमने सामने है, जिसमें कुछ दिन पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को उठाया था। अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसी मुद्दे पर गाजियाबाद दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कटाक्ष किया। पूरा मामला जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बिजली, खेती, किसानी आदि मुद्दों के बीच प्रदेश में इस बार ये मुद्दा भी है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे सीधे तौर पर राज्य के करीब 28 लाख कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर्स जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले ही वादा किया कि अगर सूबे में उनकी सरकार बनी तो पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। इसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ दिसंबर 2018 में पुरानी पेंशन बहाली पर विचार कर अपनी रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी बना चुके थे, लेकिन बाद में मामला ठंडा हो गया और कमेटी की रिपोर्ट भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। अब अखिलेश यादव ने पेंशन योजना को बहाल करने के साथ ही इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर दांव चल दिया है। घोषणा करता हूं कि मेरी सरकार, समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। मैंने इस संबंध में कर्मचारी और वित्त विशेषज्ञों से वार्ता कर ली है। एक कॉर्पस बना करके इस धनराशि की व्यवस्था करने के लिए हम सक्षम हैं। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। उसके लिए किस तरीके से लागू होगी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो जानकार लोग हैं उनसे राय मशवरा किया गया है। किस तरीके से कॉर्पस फंड क्रिएट किया जाएगा। वहीं अब ये मुद्दा गर्म होता जा रहा है। जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गाजियाबाद पहुंचे और इसी बात पर सपा पर कटाक्ष करते हुए बिना नाम लिए बोले कि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। जो लोग पुरानी पेंशन लाने की बात कह रहे हैं, जब इसे रोका गया था उस वक्त उनके अब्बा जान की ही सरकार थी। साथ ही सीएम ने सपा की सरकार पर हमला तेज करते हुए बोला कि जो लोग फ्री बिजली देने का वादा कर रहे हैं उन्होंने सालों तक जनता को अंधेरे में रखा है। पिछली सरकार में गुंडों का राज था। भाइयों बहनों, 2017 के पहले बिजली आती ही नहीं थी। जो आज कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, इनसे पूछना चाहिए बिजली जब आती ही नहीं थी तुम बिजली ही नहीं देते थे, तुम तो अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे, क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। कहते हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद 4 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर 5 वर्ष तक उन्हें स्वयं प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन भाइयों बहनों, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बारे में उनके पास कोई सोच नहीं थी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के अकाउंट भी नहीं उन्होंने खोले थे। विधानसभा चुनाव के समर में राजनीति की पिच पर अखिलेश यादव ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। लगातार छक्के पर छक्का जड़ते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 300 यूनिट बिजली फ्री करने के वायदे किए थे। वहीं अब सीएम योगी ने इसी मुद्दे पर सपा पर निशाना साधकर हमला बोला है और सीएम के इस रुख से मुद्दा गर्मा गया है। अब देखना ये होगा कि पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर कांग्रेस और बसपा क्या रुख अपनाते हैं और क्या अखिलेश यादव को इस दांव से चुनाव में फायदा मिलता है कि नहीं। ये तो 10 मार्च को नतीजों के साथ ही समझ आ जाएगा। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में वक्त हो चला एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप
की न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। भाजपा एक हिंदुत्व पार्टी है और काम अच्छा किया भाजपा ने। धर्म के नाम पे लेते हैं, बाबा जी पे कुछ नहीं आता है। बाबा जी को पहले सीखना चाहिए कि गरीबों के लिए क्या करें। बीजेपी ने जो 5 साल किया है केवल जाति धर्म के नाम पे लड़ाई किया है, हिंदू धर्म के नाम पे किया है। तो छात्र पढ़ा लिखा है, उसे नौकरी कहाँ मिली, मेरे को ये बता। मुझे बताओ, 2022 का चुनाव है, किसको देख रहे हैं? हम तो अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं। 2022 में 40 और 60 का रेशो आ रहा है, 40% सपा का और 60% बीजेपी का। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया मकर संक्रांति से शुरू हो गई और दूसरे चरण के लिए कैंडिडेट के नामों की घोषणा जारी है। सूबे में चुनाव की शुरुआत पश्चिमी यूपी के इलाके से हो रही है, जिसे सियासी प्रयोगशाला के तौर पर भी जाना जाता है। 2017 के चुनाव में बीजेपी पश्चिमी यूपी की 90% सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार पुराने नतीजे को दोहराने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पूर्वांचल की तरह पश्चिमी यूपी में भी जातियों के इर्द गिर्द चुनावी ताने बाने बुने जा रहे हैं। क्या है जाटलैंड की राजनीति और क्या है दलों की सक्रियता, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 2014 के लोकसभा चुनाव से बीजेपी के साथ, लेकिन इस बार बसपा, सपा, आरएलडी गठबंधन और बीजेपी सहित सभी पार्टियों ने बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के प्रत्याशी उतारे हैं। क्या होगी 2022 में जाटलैंड की तस्वीर, देखिए खास रिपोर्ट में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, मुस्लिम और दलितों का जाटो वोटर भले ही यहां अहम भूमिका में हो, लेकिन सैनी, कश्यप, ठाकुर, त्यागी, ब्राह्मण, गुर्जर और वाल्मीकि जातियां भी काफी अहम हैं, जो पश्चिमी यूपी की सीक्रेट किंगमेकर मानी जाती हैं। ऐसे में पश्चिमी यूपी की चुनावी बाजी इन्हीं जातियों के हाथों में है, जिन्हें साधने के लिए सभी पार्टियां हर संभव कोशिश में जुटी हैं। जाटलैंड में जाति आंकड़े। यूपी में जाटों की आबादी करीब 4% है, जबकि पश्चिम यूपी में जाट आबादी 17% है। लेकिन पश्चिम यूपी में मुस्लिम आबादी 32% है। ऐसे में दलित मतदाता यूपी में 21% हैं, जबकि पश्चिमी यूपी में 26% के करीब हैं, जिनमें 80% जाटो शामिल हैं। इन्हीं तीनों प्रमुख जातियों के इर्द गिर्द है सियासत। पश्चिमी यूपी में सैनी समुदाय एक अहम वोट बैंक है। सैनी समाज पिछड़ी जाति में आता है। बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद में सैनी समाज का प्रभाव करीब 10 सीटों पर सीधे असर रखते हैं। सैनी बसपा का हार्डकोर वोटर कभी माना जाता था। कुछ जगहों पर सपा के साथ भी रहा है। मौजूदा समय में बीजेपी के साथ है सैनी समाज। सैनी समाज के धर्म सिंह सैनी बड़े नेता माने जाते हैं। बीजेपी ने भी कई सैनी नेताओं को जोड़ रखा है। इसी तरह से पश्चिमी यूपी में गुर्जर समुदाय के मतदाताओं की खासी संख्या है, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। गाजियाबाद, नोएडा, बिजनौर, शामली, मेरठ, बागपत,
सहारनपुर जिले की करीब 2 दर्जन सीटों पर गुर्जर समुदाय निर्णायक भूमिका में है, जहां 20 से 70 हजार के करीब इनका वोट बैंक है। गुर्जर समाज के लोग ओबीसी में आते हैं, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत माने जाते हैं। एक दौर में गुर्जर समाज के सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता के तौर पर कांग्रेस के राजेश पायलट और बीजेपी के हुकुम सिंह हुआ करते थे, जो पश्चिम यूपी की सियासत पर खास असर रखते थे। गुर्जर समाज लंबे समय तक कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, लेकिन मंडल की राजनीति के बाद सपा और बसपा के साथ मजबूती से जुड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव से बीजेपी के साथ है, लेकिन इस बार बसपा, सपा, आरएलडी गठबंधन और बीजेपी सहित सभी पार्टियों ने बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के प्रत्याशी उतारे हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार गुर्जरों का भरोसा किसके साथ होगा। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया।